नमस्कार, मैं अरुण कुमार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसी रही कल की क्लास? जो हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कल टॉपिक था हमारा, कल से शुरू हुआ था और उसमें कुछ चीज़ें हमने कर ली थी। कल बैकग्राउंड हमने देख लिया था, परिचय हमने देख लिया था और इसके अलावा संरचना हमने देख लिए थे। 3 सेगमेंट हमने देख लिए थे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका एक बैकग्राउंड है, इसलिए हम लोगों ने कल थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया बैकग्राउंड समझने में, है ना। तो एक तो ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो कल की क्लास में आप लोगों को ना समझ में आई हो या कोई आपके डाउट हो या कोई अन्य सवाल हो आयोग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज भी हम इस टॉपिक को जो है वो कैरी करेंगे, आगे देखेंगे जो चीज़ें बची हुई हैं उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, बनते भी हैं, पहले भी आए हैं, मैंने कई बार चर्चा की है। तो आप अपने डाउट या आपके सवाल जो भी हों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और क्लास को हम शुरू करें उसके पहले एक बात तो ये है कि आप लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि जो रिज़ल्ट है, जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। क्लास शुरू कर दीजिए, रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए और टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए ताकि अपना आप एनालिसिस कर पाएँ और पढ़ाई को थोड़ी गति दे पाएँ। तो फटाफट चैनल से जुड़िए। जो जिन लोगों ने चैनल से जुड़ लिया उनको ये है कि वो जो चैनल के लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। उसके बाद हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। जुड़िए, फटाफट चैनल से जुड़िए, फटाफट चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। 1 मिनट बाद हम शुरू करते हैं, तब तक आप लोग ये काम कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। आई होप कि ज़्यादातर लोगों ने चैनल के लिंक को शेयर कर दी होगी। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पृष्ठभूमि थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बताऊंगा, मैंने बता दिया है वैसे कल, रिवाइज करवाऊंगा। 25 जनवरी 1953 वो डेट है जब पिछड़ा वर्ग आयोग समिति एक बनाई गई थी काका कालेकर के अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ
कि कालेकर समिति ने पहली बार सिफारिश की ओबीसी के नाम का, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास है ना, ओबीसी नाम का। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। फिर उसके बाद 79 में क्या हो रहा है कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, पीपी मंडल के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग समिति बनाई गई, 6 सदस्यीय थी। 1980 में क्या हुआ, इसने 1 साल बाद ही आयोग ने सिफारिशें की कि इनको सरकारी नौकरियों में, मतलब ओबीसी को सरकारी नौकरियों में, इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो बीपी सिंह सरकार ने 10 साल बाद 1990 में इसको लागू कर दिया। उसके पहले 10 साल बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, प्रयास किया जाता है, लेकिन वो लागू नहीं होता। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 बना और इसके तहत 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया गया। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी यहाँ तक। चलो, कल ये मैंने देख लिया था। इसके अलावा फिर क्या हो रहा है कि अगस्त 2011 में, हाल ही में 2-4 साल पहले ही 102वां संविधान संशोधन होता है और संशोधन के माध्यम से 338 जोड़ा जाता है। क्या, 338 और इसके माध्यम से इसको पूरा संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि ये संवैधानिक आयोग है या सांविधिक, तो अब आपको याद होना चाहिए कि अब ये वर्तमान में ये संवैधानिक आयोग है, क्योंकि 102वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल जो जोड़ा गया वो 338 जोड़ा गया। क्लियर है यहाँ तक बात? आई होप कि सारी चीजें समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा मैंने कल ही बता दिया कि 338 में इसका जो गठन है 14 अगस्त 1993 को इसकी गठन की गई या स्थापना इसकी की गई इस आयोग की। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है, मैंने कारण बता दिया। इसके अलावा इस आयोग को 11 अगस्त 2018 को मैंने बताया कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, इतनी बात मैंने कल बता दी थी। इसके अलावा हम लोगों ने इसके संरचना की बात कर ली थी कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है और प्लस 3 सदस्य हैं, है ना। 1+1+3 यानी टोटल जो है 5 सदस्यीय आयोग है। क्योंकि ऐसे सवाल बनते हैं तो आपको चौकन्ना रहना है कि ऐसे सवाल पूछे जाए तो हम क्लियर कर पाए उसको। ठीक है, 3 सदस्य जो हमने बताया, 3 सदस्य उनमें कम से कम एक महिला सदस्य होना, ये बात याद रखने वाली है। ये इंपॉर्टेंट भी है कि एक महिला सदस्य, क्योंकि ऐसे ही सवाल बन जाएंगे कि उन 3 सदस्यों में से कितने सदस्य महिला होंगी, ये कंपलसरी, तो ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था कि आर एन प्रसाद जो थे पहले अध्यक्ष थे ओबीसी कमीशन के। वर्तमान में आपको याद रखना भगवान लाल साहनी जी हैं और लोकेश कुमार प्रजापति जो है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष। महिला में एकमती श्रीमती सुधा यादव हैं। इसके अलावा भलोज आचार्य और श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी इनके टोटल सदस्य। इतनी बातें हम लोगों ने कल देख लिया। आई होप कि सारी बातें आप लोगों को यहाँ तक जरूर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्या है नई चीजें। सबसे पहले अपन योग्यता देखेंगे। योग्यता मतलब जो उसके सदस्य हैं और जो उसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में क्या योग्यताएं डिसाइड की गई हैं उसके संबंध में बात कर लेते हैं। चलो, पहली बात, इसके जो अध्यक्ष हैं एवं उपाध्यक्ष हैं तथा सदस्य हैं, तीनों बात है भला। एक अध्यक्ष की बात हो रही है, एक उपाध्यक्ष की और 3 सदस्य की बात है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य जो खुद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति से हों, वही इनके अध्यक्ष, सदस्य या उपाध्यक्ष बनेंगे। ये बात क्लियर रहेगी। मतलब सिंपल सा ये है कि इनमें जो 5 सदस्यीय आयोग है, ये पूरे के पूरे 5 सदस्य कहीं ना कहीं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे, मतलब ओबीसी होंगे। ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ी जाति से हों तो वही अध्यक्ष बनेंगे, वही उपाध्यक्ष बनेंगे और वही उनके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ याद रहेगी। चलो दूसरी बात देख लेते हैं। पिछड़ी जातियों से संबंधित सामाजिक सेवा क्या कार्य का अनुभव हो। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति को जो ओबीसी होगा उसको बना दिया जाए। ओबीसी हो ना केवल इसकी योग्यता नहीं है कि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको अध्यक्ष, सदस्य या कोई उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप ओबीसी वर्ग से आते हों और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपने कोई भी सोशल सर्विस की हो इनके लिए, है ना। इनके उत्थान के लिए, इनके बेहतर जीवन सुधारने के लिए आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया हो, तभी आपको इसका जो अध्यक्ष, सदस्य या उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात
तो दो चीज़ें आप लोगों की योग्यता के संबंध में याद होनी चाहिए कि पहली बात तो ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति से आते हों तभी इनको बनाया जाएगा अध्यक्ष, सदस्य एवं उपाध्यक्ष, और पिछड़ी जातियों से संबंधित सामाजिक सेवा में कोई कार्य किया हो तो ही उनको सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लियर है? योग्यता आप लोगों को याद रहेगी, दो ही योग्यता निर्धारित की गई हैं इनके संबंध में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ कोई परेशानी, आपके कोई सवाल? चलो, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आपको एसटी कमीशन जो है, एसटी कमीशन, उसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है एसटी कमीशन के? फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष। फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, आपको आंसर करना है। एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, ठीक है? एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष का फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, चलो, आपको आंसर जरूर करना है। एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। चलो, दूसरी बात, इसकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के संबंध में देख लेते हैं कि क्या प्रावधान नियुक्ति के संबंध में और क्या प्रावधान सेवा शर्तों के संबंध में। चलो, जो इसके अध्यक्ष हैं और जो इसके सदस्य, याद रखना अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों की बात की जा रही है। एवं की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ध्यान रखना है कि ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कैसे की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलो, इसके अलावा इनके वेतन एवं इनके भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा। दो बातें यहाँ निकल के आ रही हैं, दोनों बातें आपको दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि यहीं से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पीएससी में। ठीक है, आपको ये बताना है कि अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेगा यहाँ पे, और वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा यहाँ पे। है ना? तो दोनों काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। वेतन भत्ते कौन डिसाइड कर रहा है? राष्ट्रपति डिसाइड कर रहा है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, याद रहेगी यहां तक ये बात? याद रहेगी कि नहीं? बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताइए।
चलो, योग्यता के संबंध में सारी बातें क्लियर हैं और नियुक्ति के संबंध में आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत स्लो देख रहे हैं हम लोग, बहुत आराम से, लेकिन आपको भूलना नहीं बिल्कुल। अब इनका हम टर्म्स देख लेते हैं, इनके क्या कार्यकाल है, इनके संबंध में क्या उल्लेख है संविधान में, उसकी बात कर लेते हैं। चलो, अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का। फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लगी हुई है, केवल क्या बात की गई है कि इनका जो कार्यकाल होगा, टर्म्स होगा, वो कितने भी ईयर होगा, 3 साल का होगा। ठीक है, ठीक है ये बात। चलो, अध्यक्ष एवं सदस्यों को अधिकतम 2 बार पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो पुनर्नियुक्ति है वो कितनी बार हो रही है, 1 बार और हो रही है ना। तो टोटल अगर कहें तो हम 2 बार वो या तो सदस्य बनेगा या तो अध्यक्ष बनेगा, या सदस्य बनेगा तो वो अध्यक्ष के रूप में बनेगा। कितनी बार है, केवल 2 बार है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से टर्म्स याद होना चाहिए। 3 वर्ष उनका जो टोटल है वो कार्यकाल है। अध्यक्ष जो सदस्यों को अधिकतम 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक है, तो कार्यकाल याद रहेगा आप लोगों को। कार्यकाल 3 वर्ष है और अधिकतम 2 बार इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, यहाँ तक बात। तो आप लोगों के यहाँ योग्यता, सेवा शर्तें समझ में आ गई और कार्यकाल देख लिया हमने। चलो, अब इनके त्यागपत्र और इनके हटाने की बात कर लेते हैं कि क्या इनकी प्रक्रिया है, क्या इनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलो, आयोग के जो अध्यक्ष हैं एवं सदस्य हैं, दोनों की बात कर रहे हैं हम। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों की राष्ट्रपति को अपना हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, दोनों की बात हो रही है, अध्यक्ष की भी और सदस्य की। तो चाहे वो अध्यक्ष हों या उसके सदस्य हों, दोनों ही राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र कैसे होगा, हस्ताक्षर लिखित, मतलब लिखित में आपको अपना हस्ताक्षर करके त्यागपत्र देना होगा, चाहे वो अध्यक्ष के हो चाहे वो सदस्य की बारी हो। ठीक है, चलो, आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति इसके अलावा निम्न आधार पर हटा सकता है। एक तो ये बात हुई, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। एक तो ये हो गई कि आपको अपना त्यागपत्र दे सकते हो, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य। अगर उन्हें लगता है कि इस जो संस्था के साथ हम नहीं रह सकते हैं या हमें नहीं रहना, काम नहीं करना है, तो वो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति, आपको याद रखना है, यहीं से सवाल बनते हैं। तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे हस्ताक्षर लिखित सही। एक बात तो ये हो गई, वो खुद से हट गए। और इसके अलावा क्या है, आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति किन आधारों पर हटा सकता है उसकी बात हम देख लेते हैं, है ना। एक तो ये है आधार, पहला देख लो, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अगर साबित कदाचार साबित हो जाता है या असमर्थता साबित हो जाती है तो उस पर आप हटा सकते हो। कैसे, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। तो यहाँ पे याद रखना है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, बस ये याद रखना है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो जांच करेगा किसकी, कदाचार की। और अगर वो सिद्ध हो जाता है तो आप उन्हें हटा सकते हैं। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। ये बात क्लियर है
कि जो पहला आधार है उनको हटाने का, वो क्या है, साबित कदाचार या असमर्थता। चलो दूसरा क्या आधार है उनको हटाने का, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। मानसिक रूप से अस्वस्थ ऐसा है कि दिमागी रूप से वो ठीक ना हो कि वो संस्था के साथ वो न्याय कर पाए या काम कर पाए, है ना। तो दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो, ऐसी स्थिति में भी उनको हटाया जा सकता है। दो बातें हमने देख ली। चलो तीसरी बात देख लेते हैं, कर्तव्यों का पालन ना करने पर। स्वाभाविक है, कोई ना कोई ड्यूटी दी गई होगी इनको, है ना। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं तो इनको ड्यूटी दी गई है कोई ना कोई काम करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि केवल ऑफिस में बैठना है। तो इनको जो काम दिया गया है, अगर वो उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं तब भी आप इन्हें हटा सकते हैं। तीन आधार हमने देख लिए, एक तो साबित कदाचार या असमर्थता हो गई, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या कर्तव्य का पालन न करें। चौथा क्या है, दिवालिया घोषित हो गया, खुद को इन्होंने दिवालिया घोषित करवा लिया हो, मतलब हो गए हो, तो उस स्थिति में भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा पद का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग से संबंध ऐसा है, समझ लो कि आपको अध्यक्ष का पद दिया गया है और आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। मान लीजिए किसी की दुर्भावना के साथ, किसी के साथ आपने कोई काम कर दिया हो, किसी भी वर्ग के साथ, है ना, या आपको जो काम दिया गया है उससे आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करने लगे हो, तो वो एक प्रकार का पद का दुरुपयोग है। ठीक है, तो 5 आधारों पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर, मानसिक रूप से, कर्तव्य काल पालन न करने पर, दिवालिया घोषित होने पर और पद के दुरुपयोग के आधार पर राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष एवं सदस्य को, यहाँ पे ध्यान रखा अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों हैं, इनको हटा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बात एक बार फिर से देख लो आप लोग। आई होप कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक तो वो है कि अपना हस्ताक्षर सहित वो त्याग पत्र दे दें। इसके अलावा अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हों, उन स्थिति में राष्ट्रपति उनको किन आधारों पर हटाएगा। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे कि वो कदाचारी हैं या समर्थ हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हों, कर्तव्य का पालन ना कर रहे हों, दिवालिया घोषित हो गए हों, या पद का दुरुपयोग कर रहे हों। तो इन 5 आधारों पर आप उनको, यानी कि पद, इन 5 आधारों पर राष्ट्रपति जो है इनको इनके पद से हटा देंगे। ठीक है, त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया में कोई डाउट या कोई सवाल आप लोगों के? कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट या कोई सवाल या कोई आपके प्रश्न कोई भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, आई होप कि सारी बातें आप लोगों को यहाँ समझ में आ गई हूँ। मैं बार बार आप लोगों से पूछता भी हूँ, बार बार एक दो बार चीज़ों को, दो बार तीन बार चीज़ों को बोलता भी, इसलिए भी बोलता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको भूले ना, बार बार आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई है ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलो अगला देख लेते हैं हम वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति क्या है ओबीसी कमीशन की। राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है द्वारा उसके वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, है ना, यहाँ आपको याद रखना है। वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं। क्योंकि आपको पता है कई बार वार्षिक रिपोर्ट क्या होता है कि केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है ना, कई बार क्या होता है कई मामलों संसद को सौंप दिया जाता है। और तो इसलिए भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उन्हें पता रहता है, इसलिए वो ऐसे सवाल पूछते हैं। आपको याद रखना है कि वार्षिक जो रिपोर्ट है ओबीसी कमीशन को राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट को सौंपी जाएगी वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में, ये दो हाउस है ना, दोनों हाउस में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की जो रिपोर्ट है यानी राष्ट्रपति जिसको रिपोर्ट मिली है वो संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे। कहाँ कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, जो हमारी संसद है उसमें कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन सी संस्था शामिल है, संसद में क्या क्या आता है आपको बताना है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स पे। संसद में क्या क्या आता है ना, संसद के क्या क्या भाग हैं आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलो रिपोर्ट जो है ना उसकी सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है कि रिपोर्ट में क्या होता है। रिपोर्ट ऐसा होता है कि एक तो उनके फंक्शन होंगे जो उन्होंने एक साल कार्य किए होंगे, इसके अलावा कुछ सलाह होती है, आयोग देता है केंद्र सरकार। तो चाहे वो कार्य तो हो गया है लेकिन अगर सलाह दी गई हो कोई तो उसको संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर रहेगी ये बात यहाँ तक। चलो सलाह ना मानने का कारण जरूर संसद को वहां पे बताना अनिवार्य है। ठीक है, तो सलाह माना है या नहीं माना है, अगर नहीं माना है तो आपको कारण जरूर बताना है। किसको कारण बताना है, संसद को कारण बताना है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। हमने चार चीजें देख ली रिपोर्ट में। तो वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा, राष्ट्रपति को, बहुत अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति जो दोनों रिपोर्ट है वो संसद के दोनों सदनों में, याद रखना यहाँ पे दोनों सदन है। हो सकता है वो क्वेश्चन यहीं से ऐसे बना ले कि दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, कि एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, कि राज्यसभा में केवल प्रस्तुत किया जाएगा, कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है जो भी उसमें सलाह दी गई हो। अब सलाह नहीं मानी गई है तो संसद को ये बताना है कि हमने क्यों नहीं इस सलाह को माना है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां तक बात। वार्षिक रिपोर्ट में कोई सवाल या कोई डाउट? ठीक है, यहाँ आई होप कि वार्षिक रिपोर्ट में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कार्य देख लेते हैं। ओबीसी कमीशन के क्या क्या काम है। चलो फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या काम है इनके।
10 मिनट। पिछड़ा वर्ग आयोग की जातियों के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना। ठीक है, जो ओबीसी वर्ग की जातियां हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे, ओबीसी वर्ग की जो जातियां हैं उनके जो अधिकार उनको संविधान ने दिए हुए हैं, है ना, उनका कोई हनन कर रहा हो और हनन के लिए जो शिकायतें की गई हैं उसकी जांच करना। ठीक है, यहाँ 3-4 बातें निकल के आ रही हैं कि एक ओबीसी जातियां हैं, उनके अधिकारों के हनन के संबंधित जो शिकायतें गई हैं उसकी जांच करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? ओबीसी कमीशन के पास। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, दूसरी बात, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में परामर्श देना। ठीक है, ओबीसी वर्ग के सामाजिक विकास, सामाजिक विकास से मतलब है कि उनको कोई जैसे आरक्षण वगैरह दिया जा रहा है और वो चीज़ें मिले प्रॉपर हो। आर्थिक विकास मतलब उनका आर्थिक जो है स्थिति सुधार हो, गरीबी से बाहर आए वो लोग, है ना, पर कैपिटा इनकम में उनकी भी भागीदारी हो, इस तरह की चीज़ें जो है आर्थिक विकास, उसमें जो ओबीसी वर्ग के लिए है वो परामर्श देने का काम कौन करेगा? वो ओबीसी कमीशन करेगा। चलो, तीसरी बात, पिछड़े वर्गों के हितों के उल्लंघन वाले मामलों की जांच करना। है ना, कि ओबीसी वर्ग के मामले में कोई जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका हित है, उसका कोई उल्लंघन हुआ हो, इस स्थिति में मामले की जो जांच है वो कौन करेगा? ओबीसी कमीशन करेगा। चलो, चौथी बात, पिछड़े वर्गों के संरक्षण से संबंधित मामलों की जांच एवं निगरानी करने का जो काम है वो कौन करेगा? ओबीसी कमीशन करेगा। तो 4 बातें अभी तक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एक तो उनके अधिकारों से संबंधित अगर कोई हनन का मामला है तो उसमें वो जांच करें। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आप सलाह भी दे सकते हो, उनके डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के हितों के उल्लंघन के मामलों में भी वो जांच करने के लिए अधिकारी है, एक प्रकार से अथॉराइज्ड है। और पिछड़े वर्गों के संरक्षण से मैंने कई बार बात बता दी है। संरक्षण से तात्पर्य है कि ये जो भी हमारे संविधान में उनको संरक्षण दिया गया है, उनको अधिकार दिए गए, संबंधित जो मामले हैं उनकी जांच की जाए एवं उन पर निगरानी बनाए रखी जाए। तो यहाँ पे जो 4 फंक्शन थे उनके वो आप लोगों को स्पष्ट हो रहे होंगे। आई होप कि अब ये 4 बातें आप लोगों को नहीं भूलेगा। हनन की शिकायतें हैं, एक आर्थिक विकास में परामर्श देना है, उल्लंघन के मामले में जांच करना है और संरक्षण के भी मामले में जांच एवं निगरानी करनी है। 4 बातें क्लियर हैं आप लोगों को? चलो, अब कुछ हम महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है ओबीसी वर्ग से, ओबीसी कमीशन से संबंधित वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना 338 बी याद रखना है। मैंने बताया 338 बी, जहाँ पे ओबीसी वर्ग के लिए एक आयोग यानी कि कमीशन का प्रावधान है। आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, है ना, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक तो ये है कि 338 बी में ओबीसी कमीशन की बात की गई है। सिंपल सी बात है, ओबीसी कमीशन की बात कहाँ पे है? 338 बी में। अच्छा, एक सवाल ये है आप लोगों से कि एससी कमीशन का संविधान में कहाँ पे प्रावधान है? ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट आंसर कीजिए। एससी कमीशन का संविधान में कहाँ पे प्रावधान है? ठीक है, एससी कमीशन का संविधान में कहाँ पे प्रावधान है आपको बताना है। चलो, दूसरी बात यह है कि 338 जो बी है उसका फर्स्ट है, जो वहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक गठन होगा, है ना। एक तो ये है कि संविधान में उसका प्रावधान किया गया है कि एक आयोग होगा, फिर उसके गठन की बात कहाँ पे की गई? 338 में ही, सब आर्टिकल 1 रहेगा बी में। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलो, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो देख रहे हैं। 338 के बाद उसके अन्य चीज़ें नहीं देखेंगे। अनुच्छेद 338 बी, उसके तहत 8 जो सब आर्टिकल है वहाँ पे देख लेते हैं। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, कौन सी शक्ति है? सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय मैंने बता दिया है कि समन करने की जो शक्ति वगैरह होती है, बुलाने की, उनसे सवाल करने की जो शक्ति है उसको हम सिविल न्यायालय की शक्ति बोलते हैं। तो 3 आर्टिकल यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन तीनों को आपको याद रखना है। 338 बी जिसमें आयोग का प्रावधान, 338 बी 1 जिसमें आयोग के गठन का प्रावधान है, और 338 बी 8 जिसमें
सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, चलो यहां तक कोई सवाल है आपके, कोई डाउट? चलो, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लगभग हमारा जो टॉपिक है वो लगभग एंड हो गया है। कुछ और बातें हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि अन्य तथ्य में देख लेते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा क्रीमी लेयर, है ना? क्रीमी लेयर के संबंध में क्या प्रावधान है अभी वर्तमान में, वो हम देख लेते हैं। क्या हो रहा है डेवलपमेंट? सन 1993 में क्या हो रहा है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। तो इस समिति का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रामनंदन समिति का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि रामनंदन समिति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर से जो संबंध है वो है रामनंदन समिति का। याद रहेगा? दूसरी बात, क्रीमी लेयर में आने वाले जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। मैंने बताया था कितना रिजर्वेशन दिया गया है, 27%। कब दिया गया था? 1990 में। ये 27% रिजर्वेशन कैसा है? शैक्षणिक संस्थानों में है ना, और सरकारी नौकरियों में है। अब ये क्रीमी लेयर लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि एक दायरा है ना, एक प्रावधान है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये जो 27% का रिजर्वेशन है, ये आरक्षण है जो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे नहीं मिलेगा? क्रीमी लेयर है क्या, तो वो देखो। वर्तमान में क्रीमी लेयर की जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से अधिक निर्धारित। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई 8 लाख से अधिक व्यक्ति या परिवार में कोई इनकम है तो उसको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। 8 लाख या 8 लाख से अधिक पे। ठीक है, ये बात यहाँ। तो क्रीमी लेयर के संबंध में 3 चीजें याद हैं। रामनंदन समिति इसका संबंध है, कब है? 1993 में। ठीक है, इसका संबंध ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और क्रीमी लेयर है क्या? वो क्रीमी लेयर का संबंध ये है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख या उससे अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो और आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, तो आई होप कि जो ओबीसी कमीशन से संबंधित चीज़ें थी आज हमने सारी बातें कर ली हैं। हमने कल जो था, एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ, हमने पृष्ठभूमि की कल बात कर ली थी बहुत अच्छे से। डेवलपमेंट जो हुआ था उस पर परिचय पे हमने बहुत अच्छे से कल चर्चा की। आज भी हमने एक बार फिर से दिखाया। संरचना पे भी हमने बहुत अच्छे से बात कर ली। योग्यता पे भी हमने बात कर ली है। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों पे भी बात कर ली। कार्यकाल पे भी हमने बात कर ली। त्याग पत्र हटाने की प्रक्रिया पे भी हमने बात कर ली। वार्षिक रिपोर्ट पे भी बात कर ली। फंक्शन पे भी बात कर ली। महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उस पर भी बात कर ली। और जो क्रीमी लेयर का संबंध है उस पर भी बात करने। आई होप कि जो ओबीसी कमीशन है, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाता है तो आप लोग चाहे प्रीटी में हो या मेंस में हो, किसी भी स्तर में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग इसको जरूर हल कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है 2021 मेंस के लिए। आज ही न्यूज़ फिर से आई है नई दुनिया में। फिर से बता दूं कि नई दुनिया में न्यूज़ ये आई है कि जो एग्ज़ाम है वो तय समय पे होंगे। इसका मतलब है कि फैब में आपके जो 2021 मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्रारंभ कर दी है ना। बहुत सस्ते रेट में टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, टेस्ट के सेक्शन में जाइए और वहाँ से इस टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए। 75% अभी डिस्काउंट चल रहा है जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये डिस्काउंट के बाद जो 10,000 फीस थी वो आपको 2499 पे करके टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें मैं बता दूँ आपको 23 टेस्ट टोटल मिलेंगे, जिसमें से 11 जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और जो 12 हैं वो एफएलटी होंगे। आपको मॉडल आंसर हम लोग देंगे, तो मॉडल आंसर आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो कॉपी की चेकिंग है वो भी प्रॉपर विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप परचेस कीजिए। इसके अलावा 2022 का जैसे हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, 2022 में भी हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है।
टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके PSC Adda एप्लीकेशन में डाउनलोड करके बहुत ही सस्ते दाम पे आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही इन्फॉर्मेशन। क्लास कैसी लगी आप लोगों को ये ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपके रेगुलर कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं